बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वफाक के बाद सिंध हुकूमत ने भी फिर से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया है, जबकि चीनी बहरान में तहकीकाती कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को तलब कर लिया है। दूसरी जानिब कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद पाकिस्तान में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। डॉक्टर साहब, वफाक के बाद सिंध हुकूमत ने भी लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया है। क्या आप समझते हैं कि अब कौमी पॉलिसी पर अमल दरामद मुमकिन है? कौमी पॉलिसी तो बन नहीं सकी और एक उबहाम है अभी तक लोगों के जहन में कि कौन से दफ्तर खुलेंगे, कौन से बंद रहेंगे, क्या टाइमिंग्स होंगी, उनके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा। और असल बात जो है वो ये है कि एक जिसे कहना चाहिए ना कि एक बड़ा दुश्वार फैसला है। अगर आप मईशत को मुकम्मल तौर पे रोकते हैं, बंद करते हैं, तो एक वैसे ही बड़ा माशी बहरान पूरी दुनिया में आ रहा है। तो मईशत का पहिया चलना ज़रूरी है। अब मईशत का पहिया चलना ज़रूरी है। मैंने आपसे वही कहा था कि अगर आप, कल भी मैंने बात की थी कि अगर वो इकोनॉमिस्ट देखें तो किसी और तरह से देखेंगे सारे मामलात को। इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, दुकानदार, आम लोग जो दिहाड़ीदार हैं या कारोबार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, कोई भी, वो इसको किसी और तरह से देखेंगे। लेकिन अगर आप खालिसतन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनकी तरफ से ये है कि ये लॉकडाउन सख्त होना चाहिए था, मज़ीद सख्त होना चाहिए था, ख़ास तौर पे जब वज़ीर आज़म साहब को खुद, मैं जब वज़ीर आज़म साहब से रब्ता हुआ आखिरी, तो वो ये इंपीरियल कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन और ये जितने मॉडल्स हैं, ये सारे मॉडल्स को ज़ाती तौर पे फॉलो कर रहे थे जी। और उनसे इस पर मेरी बात भी हुई और वो ये कि प्रोजेक्शंस कितनी हो सकती हैं, कितनी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको अंदाज़ा नहीं, लेकिन मसला वो ये है कि क्या इसकी जिम्मेदारी कौन ले, ठीक है ना, इसकी जिम्मेदारी कौन ले कि लोग, अब देखिए ना, मसाजिद, रमज़ान शुरू होने से पहले मसाजिद में तरावी का एक मामला था। अब ईद के दिन आ रहे हैं, लोग वैसे भी घरों से निकल रहे हैं। अब कितने लोगों को गिरफ्तार करके उनको अब थानों में बंद करेंगे क्या? लेकिन बीमारी फैल रही है, बीमारी फैल रही है। अल्लाह ना करे इस लॉकडाउन के कम होने के नतीजे में, लेकिन डॉक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है कि बीमारी फैलेगी और इसमें जो है मज़ीद अल्लाह ना करे केसेस बढ़ेंगे तेज़ी के साथ। और अमवात जो अब तक हज़ारों में बयान हो रही थी, वो बयान हो रही थी उस वक्त तक जब तक कि लॉकडाउन की जो जैसा तैसा भी लॉकडाउन था, पता नहीं था नहीं था क्या था, जो भी कुछ था उसको सामने रख के डॉक्टर्स तैयार अपने आप को कर रहे थे। लेकिन अब इसके बाद जो है वो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं है, चाहे वो सिंध के डॉक्टर्स हों या पंजाब के हों या KP के हों या बलूचिस्तान के हों, वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं हैं। बस वो भी दुआई कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये हज़ारों तक तादाद या लाखों तक पहुंच सकती है केसेस की। लाखों तक तो पहुंच जाएगी, ज़ाहिर 25,000 कितने हज़ार हो गए, 26,000 हो गए हैं, तो लाखों तक तो पहुंचेगी। लेकिन अब इसमें अमवात जो हैं वो कहाँ तक जाती हैं, अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन अमवात की जो तादाद है वो भी हज़ारों को क्रॉस कर रही है। ये जून हमने जो इसमें डिस्कस किया था इस प्रोग्राम में, वो हमने डिस्कस किया था कि 24 जून तक इसकी पीक पाकिस्तान में आने का अंदेशा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और जब ये पीक आएगी पाकिस्तान में तो उसका मतलब ये होता है कि एक दिन में फिर वो, लेकिन ये नहीं भी हो सकता। ये सिर्फ वो है जो कि आपका एक डाटा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ न्यूयॉर्क में क्या हुआ है। न्यूयॉर्क में अजीब, ये हर रोज़ एक वायरस नई कहानी सुनाता है। न्यूयॉर्क में ताज़ा तरीन वहाँ से ये इतला आई है कि जितने लोग नए केसेस आ रहे हैं, नए केसेस, पुराने नहीं, नए केसेस जो आ रहे हैं उसमें 66% वो हैं जो घरों पे बैठ के बेचारे पाबंदी कर रहे थे लॉकडाउन की। वो घरों से निकल के उनको खांसी हुई थी, वो पिछले एक महीने से 3 हफ्ते 4 हफ्तों से घर पे बैठे हुए थे, तो वो पहुंच गए हॉस्पिटल। तो ये वायरस जो है ये किस तरह से आगे चलता है वो देखना है। ज़रा इसके ऊपर, कोरोना के ऊपर भी बात करते हैं, क्योंकि जाहिर है सारी दुनिया की जो सियासत है वो इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर घूम रही है। लेकिन वापस आ जाते हैं, ज़रा पाकिस्तानी सियासत की बात करते हैं। जो तनाव है पाकिस्तान और भारत का, इस तनाव को मैं देख रहा हूँ चाइना और अमेरिका के तनाजुर में और ख़ित्ते के तनाजुर में, पूरे ख़ित्ते के। और मैं ये बात हमेशा कहता रहता हूँ कि अब पाकिस्तान में जो भी तब्दीलियाँ आएंगी वो ख़ित्ते के वाक़यात और जो दुनिया के वाक़यात हैं, वो चूँकि पाकिस्तान बिल्कुल दरमियान में इस वक्त जो है वो सुपर पावर्स के बिल्कुल सेंटर में, पॉलिटिकली भी
जुग्राफियाई अंदाज में भी, ताकि तो जो भी फैसले होंगे बड़े, उसमें पाकिस्तान नज़रअंदाज नहीं हो सकता। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है उसमें आप ये देखें कि ये जो तनाव पाकिस्तान का और भारत का बढ़ रहा है, और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से बात हुई कि जी आप, जब उन्होंने हलफ उठाना था तो उन्होंने कहा कि बहुत से मेहमान बुलाए, क्रिकेटर्स थे, वहाँ से शुरू करें ना, मोदी ने मना कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि वो बढ़ता गया तनाव, बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि वो कश्मीर के अंदर जो है वो, उसके बाद फिर 5 अगस्त हो गया। 5 अगस्त हुआ और वो दिन है और आज का दिन है। फिर उसके बाद दोहरी शहरियत, वो और हंगामे शुरू हो गए भारत के अंदर, साथ ही कोरोना वायरस आ गया। फिर उसके बाद जो 2-4 दिन हफ्ते में पिछले हुआ वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि एक नई चीज़ कल सामने आई, और सामने मैंने आपसे कहा ना कि भारत छेड़खानी चाहेगा, वो छेड़खानी करना चाहे, कोई रीजन ढूंढेगा इस वक्त। उसकी वजह यह है कि अगर वो नहीं ढूंढता, अगर वो देखें ये सीपैक जो है चाइना का, ये बहुत अहम है अमेरिका के लिए भी, चाइना के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। कल भारत ने क्या किया जनाब, उनका जो महकमा मौसमियात है जो दिल्ली में बैठा है, छोटी छोटी चालाकियां, छोटी छोटी ये तो हम भी कर सकते हैं बैठ के, मेरा ख्याल से कर लेना चाहिए हमें। उनके महकमे मौसमियात ने जो मौसम दिखाया है भारत का, तो उसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का मौसम भी बता दिया है। उनके जो टीवी स्टेशन हैं उन पर गिलगित बल्तिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, यानी आज़ाद कश्मीर और हमारे पास जो इलाके हैं, पहली दफ़ा उनका मौसम का हाल बता रहे हैं वहां पर बैठ के। अच्छा जी, और ये इसको अजीत देवल वहां पे बराह रास्त ये उनके अहकाम से हुआ। यानी कोई ये क्या मसला है, हम यहाँ बैठ के नई दिल्ली का और श्रीनगर का और कलकत्ता का दर्जा हरारत बताना शुरू कर दें, क्या इससे क्या मसला है? हम तो बल्कि पूरी दुनिया की बताते हैं, ग्लोबल। तो उन्होंने उसको भारत में ऐड कर लिया है, भारत का मौसमी हाल सुनाते हैं आपको, आज़ाद कश्मीर के इलाके, छोटी छोटी चालाकियां। अब मसला ये है, तो ये तनाव इंडिया बढ़ाना चाहेगा। अच्छा, इसमें अब 2 बातें, इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि चाइना के लिए इस वक्त जो है, चाइना और अमेरिका जहां पे पहुंच गए हैं वहां से पीछे नहीं हट सकते। चाइना नहीं हट सकता पीछे। 1919 में, यानी आप इस तरह समझें कि जब इनकलाब आया है रूस में पिछली सदी में, तो 1919 में 1917 में इनकलाब आ गया, जार वगैरह चले गए वहां से रूस को, और लेनिन आ गए, व्लादिमीर लेनिन। लेनिन आए और लेनिन ने आके वहां पे मार्क्सिज्म को स्टार्ट किया। अब दुनिया तब्दील हो गई ना, मतलब सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, ये लेफ्ट, पूरा एक नया ऑर्डर आया दुनिया में। और उसके बाद ये हुआ 1917 में वो आया, इनकलाब आ गया रूस का, और उसके कोई आप समझें कि 2 साल के बाद वहाँ 1919 में एक मई 1919 की एक मूवमेंट थोड़ी छोटी सी शुरू हुई, लेकिन उसको बाकायदा जो शक्ल दी वो 1921 में दी गई, जुलाई 1921 में। हालांकि उसको हम अक्टूबर रेवोल्यूशन या उसको जो भी नाम देते हैं, लेकिन यह है कि वो 1921 में ये हुआ कि वहाँ पर चाइना में उस इनकलाब का असर चाइना में आ गया। चाइना में उस वक्त KMT की हुकूमत थी, नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है, उनकी हुकूमत थी। और ये जो चीन है, ये चीन तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, उस वक्त रिपब्लिक ऑफ चाइना था, ठीक, उस वक्त इसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना था। तो ये जो मुल्क है, यहां पर 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद डाली। एक कॉन्फ्रेंस हुई जुलाई के अंदर, जुलाई 1921 में, और उसमें 2 बड़े नजरियाती किस्म के लोग थे, एक तो द्यूवाइफ चैं और एक लाई दाइजोहो। ये लोग बैठे और इनके साथ इनके कुछ 40-50 दोस्त थे। इन्होंने एक मीटिंग की और कम्युनिस्ट पार्टी ने जन्म ले लिया जुलाई 1921 में। ठीक। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे KMT के सदर, जो KMT का चेयरमैन था, उसकी डेथ हो गई, और उसके बाद जनाब ये कम्युनिस्ट पार्टी गुरीले इधर उधर 1900 ये कोई मेरे ख्याल से 27 में शायद वहाँ पे एक नया नौजवान कमांडर आ गया, उसका नाम था माओ तुंग, ठीक है, माओ, चेयरमैन माओ। उसके बाद वो जनाब एक अंदरूनी तौर पे उनकी एक महाजराई शुरू हो गई। ठीक। चाइना के साथ था उस वक्त अमेरिका, अंदाजा लगाएं, चाइना के साथ अमेरिका था उस वक्त का। जो चीन है उसका सबसे बड़ा इत्तेहादी अमेरिका है, और चीन की दुश्मनी जापान से, जापान जो है ना उसको तंग कर रहा है।
खैर वो चलता गया, ये कम्युनिस्ट मूवमेंट अंदर चलती रही, फिर ये लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, छापा मार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चलते गए जंग अजीम आ गई, दूसरी जंग अजीम आई तो जापान ने हमला कर चाइना के साथ अटैक हो गया। चाइना का इत्तेहादी था अमेरिका, फटे वटे चलते रहे, सब कुछ होता रहा, ये वो दांगे में आ गया पीछे। खैर वो ख़त्म हुई, जंग अजीम जैसे ख़त्म हुई तो इस दौरान उसके फ़ौरन बाद कम्युनिस्ट पार्टी को संभाल लिया चेयरमैन माओ ने और धबरदूस करके रख दिया केएमटी को, जो वहाँ पे अमेरिकन इत्तेहादी हुकूमत मौजूद थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना की। और लॉन्ग मार्च, और ये लॉन्ग मार्च वहीं से निकला है ना चाइना का, इस पर और भी बात कभी करेंगे। खैर वो कूट के वो खुश होते थे, इधर ख़त्म हो गया, वो मारा गया, ऐलान करते थे माओ मारा गया, माओ उधर से निकल आता था, उस खेत में से निकल आया, फिर उधर से निकल आया, उधर करते करते 1949 में चीन जो है वो आज़ाद हो गया केएमटी से, ठीक। और रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि आज मौजूद है। और वहां पर सारी पार्टियां खत्म हो गई और एक पार्टी रह गई जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसको चेयरमैन माओ हेड करते हैं। यह वाकया है 1921 की। कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में बनती है, 49 में आजादी हासिल करती है, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद जिनसे इंस्पायर होकर आजादी हासिल करती है, यानी सोवियत यूनियन से, वो सोवियत यूनियन खत्म हो जाता है 91 में। 1991 में वो सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया। उसके जो आखिरी सोवियत यूनियन के आखिरी सरबराह थे गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने सोवियत यूनियन के खत्म होने का ऐलान कर दिया और रशिया के पहले सदर आ गए जिनका नाम था बोरिस जेल्सन। ये जो प्यूटिन है ये चौथे सदर हैं रूस के। दूसरे, अच्छा, बोरिस जेल्सन के बाद भी आ गए थे, फिर उसके बाद गैप आया बीच में, और फिर उसके बाद प्यूटिन आ गए। तो 1991 में खत्म हो गया जनाब आपका सोवियत यूनियन, चाइना रह गया। अब 1921 में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, 2021 में उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। ठीक है, यानी अगले साल 100 साल मुकम्मल होंगे कम्युनिस्ट, उस कम्युनिस्ट पार्टी को जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने 100 साल पहले 1921 में जो कायम हुई थी। ठीक। और अगले साल 30 साल मुकम्मल होंगे जो 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था। अब ये दिन, और 2025 तो खैर जी जिनपिंग ने रखा हुआ है ना टारगेट, लेकिन 1921 नजरियाती, सॉरी 2021 जो अगला साल, वो नजरियाती तौर पे कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बहुत अहम है। वो 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं और फरवरी में हो रहे हैं। ठीक है। अब ये जो पूरा अरसा है, इसमें वो चाइना जो नए सिस्टम की बात करती है कम्युनिस्ट पार्टी, वो जो बात करती है कि हम डॉलर्स को नहीं मानेंगे, वो जो बात करती है कि पूरी दुनिया के अंदर पुराने चीन को, वो जो चीन में जिसने सदियों तक, जहाँ पे इल्म का जो गहवारा था, जहाँ पे सब कुछ साइंस होती थी, जहाँ पे मेडिसिन होती थी, जहाँ पे एक कल्चर होता था, वो चाइना जो है, उस चाइना को वो रिवाइव करने आ गए। दरमियान में एक मत मारी गई थी अमेरिका की 2001 में। दो वाकयात हुए 2001 के आखिरी 3-4 महीनों में। एक तो वाकया ये हुआ कि 9/11 हो गया, जो कि एक अलमनाक वाकया, वॉर ऑन टेरर शुरू हुई। लेकिन दूसरा वाकया ये हुआ कि दिसंबर में चाइना घुस गया WTO में, और उसको घुसाया किसने? अमेरिका ने, क्योंकि चाइना ने हमायत कर दी थी वॉर ऑन टेरर की। चुप, चीनियों का काम है चुप करके काम करते हैं अपना, ज्यादा बोलते नहीं है। वो घुस गए WTO में, जिसपे आज अमेरिका रो रहा है, क्योंकि वो ट्रेड, ये जो टैरिफ वैरिफ लगा रहे हैं, उसके नतीजे में वो WTO में जा रहा है। चीन जा रहा है किसको लेके? अमेरिका को, जिस अमेरिका ने उसको लेकर आया था 2001 में। ठीक। और जिसके नतीजे में आपको ये आईफोन मिलता नजर आ रहा है, बन रहा है, कोई चीन में, कोई ये बन रहा है, कोई पूरी दुनिया में जो चीन की ट्रेड बढ़ी है। अच्छा, अब इसमें दरमियान में आ गया पाकिस्तान, और दरमियान में आ गया कि इंडिया अब क्या करे। 1000 कंपनियों को ट्रंप कह रहे हैं कि चीन से निकाला जाए, कंपनियां तैयार नहीं है, उनको सस्ता माल चाहिए। आपको पता है क्या हुआ है पिछले चंद दिनों में? पूरे मशरिक वस्ता में जो बनास्पति चावल इंडिया से जा रहा था, वो सारे ऑर्डर्स पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो गए। 59% ऑर्डर्स जो हैं अब मशरिक वस्ता के बासमती चावल के, वो पाकिस्तान की तरफ आ गए हैं। ठीक, सही।
तो ये अच्छा, अब इसमें मैंने आपसे जैसे ये कहा कि इस नक्शे को अगर आप टाइम को देखें जो उन्होंने टाइम का लगाया है, तो उसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को भी जोड़ दिया। अब आ रहा है प्रेशर, तिब्बत निकल गया अमेरिका के हाथ से। तिब्बत उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। ताइवान डरा हुआ है, ठीक है ना। और अभी चंद रोज पहले एक ये जो फिशिंग सीजन आता है ना, तो फिशिंग सीजन के अंदर बड़ी छेड़खानी होती है। वो एक मतलब फिशिंग सीजन में वियतनाम की वो एक फिशिंग बोट जा रही है, वो चीन के साथ टकरा गई, चीनी वेसल के साथ टकराई, वो तबाह हो गई। वियतनामी चीख रहे हैं हमें बचाओ अमेरिका, वो उधर अमेरिका गुआम से बैठा हुआ है। फिर दूसरी निकली, दूसरी टकरा गई। ये छोटे मोटे वहां पे खेल चल रहे हैं इस वक्त। अब इसमें इस पूरी पिक्चर में पाकिस्तान के ऊपर एक तो इंटरनल, ये हमारे अंदर की मईशत कैसे हम संभालते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया रिसेशन और डिप्रेशन की तरफ जा रही है। फिर हम ये कोरोना वायरस से कैसे निपटाते हैं, ये सियासी टर्मोइल कैसे निपटाते हैं। कल जो आपने कहा ना कि शुगर कमीशन के सामने ने तलब किया है, इन्होंने खुद, दोनों ने खुद कहा है कि हम पेश होना चाहते हैं। शवाहिद मौजूद है, नहीं, दोनों ने खुद कहा है कि हम पेश होना चाहते हैं, और ये वहां जाके सुबह ये बताएंगे कि जब हमारे पास चीनी ज्यादा पैदा हुई थी तो इसलिए हमने बाहर भेजी थी, लेकिन जब कम पैदा हो रही थी तो बाहर क्यों भेजने की इजाजत दी गई। ठीक है, तो ये खुद इनकी तरफ से पेशकश हुई है। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो हैं, अब वक्फा मेरे ख्याल से उसके बाद जी डॉक्टर साहब, उसके बाद आके हुकूमती पॉलिसी पर आपसे मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने बात की कि खित्ते के इन हालात की पाकिस्तान पर खासकर सियासी और मुआशी तौर पर असरात मुरतब हो सकते हैं आने वाले। देखें, एक तो अल्लाह खैर करे, दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ने के चांसेस हैं, इंडियन स्पॉन्सर दहशत गर्दी, और उसमें जाहिर है कि सी पैक, तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शरारत हो सकती है, उसमें LOC पे शरारत हो सकती है, और उसमें बलूचिस्तान में इतलात आ रही हैं, मैं कोई बात इस वक्त नहीं करना चाह रहा, लेकिन इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे कोई दहशत गर्दी का वाक़या आज हुआ है। तो इसके लिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। ठीक कि इस मरहले पे वो हर सूरत चाहेंगे कि सी पैक का ये जो साइड है सी पैक की, गिलगित बल्तिस्तान वाली, वो उसमें अपना रोल प्ले करें। ये जो इंडो पैसिफिक बना है पूरा अलायंस, ऐसे ही नहीं अमेरिका ने दे दिया बना के। अमेरिकन डिमांड आएगी इंडिया पे, तो इंडिया कुछ ना कुछ करने पे मजबूर होगा। अगर खुल के बात नहीं भी करेगा तो ज़ाहिर कश्मीर का इशू बनाएगा, या ये है कि बलूचिस्तान के अंदर मूवमेंट चल रही थी, हमने तो कुछ नहीं किया, तो बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, और शायद कोई वाक़या हुआ भी है। अच्छा, अब आ जाएं कि पाकिस्तान की सियासत, पंजाब उसमें अहमियत इख्तियार कर गया, और पंजाब के अंदर जो है वो ये जो IPPs की इंक्वायरी रिपोर्ट रुकी इमरान खान साहब ने, क्योंकि प्रेशर था बहुत ज़्यादा, IPPs का भी प्रेशर था, और उनकी तरफ से ये भी बात थी कि अगर हमारे ऊपर इस वक्त कोई इंक्वायरी होती है, सब कुछ होता है, तो हम ये जो दिन है पाकिस्तान में आने वाले, इसमें हम लोड शेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये हमारी रिपोर्ट रोकी जाए। क्योंकि ज़ाहिर बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं, उनके पाकिस्तान क्या इस वक्त अफोर्ड कर सकता है कि एक तरफ तो ये बहरान है अंदरूनी, दूसरी तरफ जो IPPs वाले कहें कि जी पैसा नहीं मिला तो लोड शेडिंग शुरू कर दी, तो रमज़ान के दिन है, तो इसलिए वो रिपोर्ट फिलहाल रुक गई है। जी, दूसरी चीनी बहरान रिपोर्ट एग्जैक्टली वो भी रुक गई है, बटन दबा हुआ है, मैंने कहा ना फिलहाल बटन को दबा रहने दें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है, फिलहाल दबड़दूज हो रहा है, ये एहतसाब वाला रुका हुआ है, वो आपको नजर आएंगी चीजें होती हुई चटाक पटाख। अच्छा, अब दूसरी बात जो है वो ये है कि जो अद्वियात इंडिया से मंगवाई जा रही थी, वो पता चला उसके अंदर विटामिन D को भी, जान बचाने वाली अद्वियात में विटामिन और पता नहीं दुनिया जहाँ की अद्वियात स्मगल हो रही थी, मंगवा ली गई पूरी लिस्ट, और वो इमरान खान साहब के सामने काबीना में गई, उन्होंने जफर मिर्जा साहब की तरफ देखा, जफर मिर्जा साहब ने कहा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने शहजाद अकबर साहब से, वो भी इंक्वायरी हो रही है, तो सब के सभी इधर भी उधर भी दाएं भी इंक्वायरियां ही चल रही हैं, इंक्वायरियां ही हो रही हैं, और जिसको पकड़ो तो वो आगे से कहता है मैं कौमी असेंबली का भी इजलास होना है, कौमी असेंबली का भी इजलास होना है, और उससे पहले देखें ना ये चार्जशीट किया है चौधरी साहिबान ने, चौधरी परवेज अलाई साहब स्पीकर है पंजाब असेंबली के, उन्होंने जाके नैब को कहा है कि ये सियासी इंजीनियरिंग करता है, तो ये हुकूमती इत्तेहादी हैं,
मतलब ये कोई अपोजिशन तो नहीं कह रही, ये बात कोई पीपल्स पार्टी तो नहीं कह रही, ये बात कोई मुस्लिम लीग नून, तो ये हुकूमत इत्तेहादी हैं। तो वो मामला सारे जो है वो इमरान खान साहब के लिए जूंगे हैं। शहबाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब, चौधरी साहिबान, पीपल्स पार्टी, ये पंजाब में अगर इकट्ठे होते हैं, अलीम खान साहब इनकी तरफ जाएंगे। अलीम खान साहब इमरान साहब का साथ नहीं देंगे। जो मर्जी अलीम खान कह दें, 1000 बयान दे दें, 1000 बयान आ जाएं, लेकिन अगर पंजाब के अंदर सियासी उखाड़ पिछाड़ होती है, या तो वो खामोशी से कहेंगे कोशिश पूरी हुई, ये हुआ, या ये कि वो इनके खिलाफ नहीं जाएंगे। मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं कि अलीम खान जो हैं इंतहाई अच्छे दोस्त हैं मेरे, लेकिन अलीम खान साहब जो हैं वो परवेज इलाही साहब के वजीर रहे हैं, ठीक है, जैसे मतलब उनके वजीर रहे हैं ना 2002 के इलेक्शंस के बाद, तो सूबाई काबीना में, तो वो एक और बड़ा एहतराम है, उनका एहतराम करते हैं चौधरी साहब, उनका एहतराम कर। जहांगीर तरीन उनसे मिलने गए थे, तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक खुश हुए, उन्होंने आके चेक दिया, चेक तो ऐसे किसी ने, उनके लिए कुछ चेक की इंपॉर्टेंस है, वो दिया, उन्होंने चेक डाला, वो खुशी गुडी गुडी हो गए वापस। ना 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 ना, ये पंजाब की जो सियासत है, खान साहब को नजर रखना चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, उस्मान बुज़दार साहब से भी खुश नहीं है इमरान खान जी, आप ये बात हाँ हाँ, इमरान खान खुश नहीं है इमरान उस्मान बुज़दार से। हाँ, हर रोले को अगर उस्मान बुज़दार के इमरान खान साहब ने निपटाना है, और उधर से वो चीफ सेक्रेटरी हर चौथे दिन वो नाराज हो जाता है, चीफ सेक्रेटरी उनसे, या वो नाराज हो जाता है। कितने चीफ सेक्रेटरी बदलेंगे, कितने हो गए, 50-60 तो हो गए, नहीं कम हुए हैं, पता नहीं जितने में हुए हैं। बहरहाल चीफ सेक्रेटरियों की बदलने की स्पीड भी कोरोना वायरस की स्पीड से ही कुछ मिलती जुलती है। वो नहीं कोई टिकता, वहां पर दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं टिकता। ये जो टीम गई थी, ये इमरान खान साहब ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम भेजी थी, इसके साथ भी नहीं बनी उनकी। उस्मान बुज़दार ये भी वापस आ गए। अब कौन है पंजाब का चीफ सेक्रेटरी, कौन है आईजी, किसी को इंटरव्यू, मतलब अल्लाह खैर सल्लाह। बहरहाल तो इमरान खान साहब बहुत खुश नहीं है। अच्छा, और इमरान खान साहब, शिबली फराज साहब आ तो गए हैं, इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा शिबली फराज साहब से भी खुश नहीं है, या मुतमईन नहीं, चले मैं ज़रा मुताद होकर कह दूँ, क्योंकि वो जो एक इम्पैक्ट होना चाहिए था ना वजारत इत्तलात का, मतलब इमरान खान साहब का ये कि बस फड़का दो, वो शिबली फराज साहब अपना ज़रा उनका एक अंदाज है, तो वो मज़ा नहीं आ रहा। देखिए ना, वो मज़ा नहीं आया, मतलब वो ना। अच्छा, फिरदौस आपा ही हमारी बहन ठीक थी, अच्छा, तो वो मज़ा नहीं आया। अच्छा, बहरहाल, लेकिन शिबली फराज साहब की ज़ाहिर है अपना स्टाइल है बात करने का। कल रात को जनाब टेलीफोन पे बात हुई जनाब ट्रंप और जनाब पुतिन की, इन हालात में, मौजूदा हालात में। ट्रंप और पुतिन की टेलीफोन कॉल हो रही है, और उसमें वो डिस्कस कर रहे हैं ये जो न्यूक्लियर आर्म्स हथियार बड़े खौफनाक, सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान जब सर जंग चल रही है, तो ये मिसाइल के ये वेपन्स और ये सारा जो बड़ा खौफनाक क्यूबा क्राइसिस और ये सारा, उसके बाद स्टार्ट प्रोग्राम एक बन गया। तो उस पर साइन, आखिरी जो साइन हुए थे उस पर, वो उस वक्त हुए थे जब ये पुतिन से पहले जो मेदवेदेव और ओबामा जब सदर थे, तो उस वक्त साइन हुए थे, मेरा ख्याल है 2010 में प्राग में। तो वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। लेकिन अब रूस के साथ तो झगड़ा नहीं है ना अमेरिका का इस वक्त, बल्कि अमेरिका में इल्जाम लगता है ट्रंप पे कि तुम रशियन एजेंट हो, रशियन सपोर्ट से जीते हो। तो जनाब ट्रंप साहब ने फोन किया पुतिन को, दोनों ने गपशप लगाई। गपशप लगाने के बाद ट्रंप ने कहा कि ऐसा कर मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे जिगर के टोटे, तू ऐसा कर कि तेरे साथ जो न्यूक्लियर मिसाइल का हमने साइन किया हुआ था, उसमें किसी तरह चीन को भी लिया। हमारा फड्डा चल रहा है चीन से, चीन ने डाला हुआ रौला, ठीक है, पैसिफिक में गंद उछली हुई है, इंडिया समझ नहीं आ रहा क्या करें। इंडिया में 100,000 कंपनियां, इंडिया चलाएगा क्या? उस पर कल बात कैसे, क्या क्या रौला पड़ गया। ये इंडो पैसिफिक, उधर वियतनाम की कश्ती से वो टकरा गया, चाइनीज वेसल, अगले साल 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी को, कुछ तो कुछ कर। तो जनाब इससे पहले कि पुतिन चाइना से बात करते जी जिनपिंग से, उनका अखबार है, उनका पीपल्स डेली, ये ऑफिशियल अखबार है। चाइना का जो मीडिया है ना, वो भी कुछ हमारी तरह से ही उतनी आज़ादी जितना हम आज़ाद हैं यहाँ पे, बस इससे ज़्यादा मैं कोई बात नहीं कहना चाहता। उनकी भी कुछ उनकी आज़ादी और हमारी आज़ादी जो हम ऑलरेडी चाइना मॉडल की तरफ जा चुके हैं काफ़ी हद तक, तो बस थोड़े को ज़्यादा समझा जाए आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। उनका जो पीपल्स डेली है, उन्होंने जनाब ये क्या किया कि उनके अंडर एक छपता है ग्लोबल टाइम्स,
वो ग्लोबल टाइम्स ने जनाब खबर लगाई, आज जो बड़ा करें जरा, ये चाइना का ऑफिशियल, उन्होंने जनाब खबर लगाई कि चाइना अर्ज टू एक्सपेंड न्यूक्लियर आर्सेनल टू डेटर यूएस वॉर मंगल्स, कि चाइना जो है वो, ये उनका ऑफिशियल अखबार है, चाइना अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और उनका न्यूक्लियर वेपन है, उसका नाम है DF-41। DF है ये उनकी डोंगफेंग जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसकी 4th जनरेशन है, और ये इंटर कॉन्टिनेंटल वेपन है। ये टक करके अगर जाए तो ये दूसरे बड़े आजम में जाके गिर सकता है, और आपको पता ही कौन सा दूसरा बड़े आजम। वो कह रहे हैं कि हम 1000 न्यूक्लियर वेपन्स बनाने जा रहे हैं, कोई तुम्हारे ये मुआहदा साइन नहीं करेंगे जो तुमने सोवियत यूनियन के साथ किया था, बल्कि हो सकता है सोवियत यूनियन भी साइन ना करे, वो मुआहदा एक्सपायर हो रहा है फरवरी में, वही वक्त जो कि 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, और वो सोवियत यूनियन भी चाइना के साथ मिल जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, वापस आके आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान इन हालात में कहाँ स्टैंड कर रहा है, उस हवाले से आपसे पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान और अपोजिशन जमातें। ठीक है डॉक्टर साहब, नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले बात की कि पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी के इम्कान मौजूद हैं। देखिए उसकी वजह ये है कि देखें, भारत को एक जिम्मेदारी दी है अमेरिका ने, भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और इसलिए नहीं दी मोदी को कि मोदी जो हैं वो इस वक्त जो है वो ये कहें कि जी हम कंपनियों को जगह नहीं दे सकते, F-35 तैयारे उनको बिक रहे हैं, ये बिक रहा है, वो बिक रहा है। अच्छा, खुल के वो चाइना के साथ डर भी लगता है। अच्छा, इंडिया की बहुत बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो अमन चाहते हैं इस पूरे रीजन में, सुकून चाहते हैं, जंग नहीं चाहते, अपने मसाइल हैं। पाकिस्तान और इंडिया के अवाम के बेशुमार मसाइल एक जैसे हैं, बेशुमार मसाइल, सेहत के इशूज़, तालीम के इशूज़, वीज़ा के इशूज़, बाहर कैसे जाना है, बेशुमार, मतलब लेबर एक साथ काम कर रही होती है मशरिक़ वस्ता में, बाहर के मुल्क में। बहुत मसला यह है कि जो स्ट्रेटजी है उनकी वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे जा चुके हैं। अमेरिका वो दरमियान में आके ये नॉन अलाइन मूवमेंट और फलाना और दिमाग, उसमें बात नहीं बनेगी। अब मसला, और वहां बैठा ट्रंप, या तो ऐसा होता है ना, कोई निगोशिएट करे, कोई बंदा कोई बातचीत करे, उसने अपने वो फौजी को फेंक देता, उठा के अपने वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को रोज टुडा मार देता है। तो ट्रंप को एक कॉली मारी थी ना, हाइड्रोक्लोरोक्विन भेजो, निकालो दो, हाइड्रोक्लोरोक्विन चल पड़े लोग, वो जहर खा के पता नहीं मर गए, क्या हुआ क्या नहीं बना। वो ट्रंप इस वक्त जो है, अगर मोदी को कहता है कि भाई मुझे प्रॉब्लम हो रही है पैसिफिक के अंदर, तुम्हें किस दिन के लिए रखा है हमने यहाँ पे, तुम जरा निकलो और जरा के जाके एक आध वेसल को बचाओ, फड़काओ जाके वो वियतनामी तुम्हारे जो इत्यादी हैं। देखिए, अमेरिका चाहता है कि इंडिया इस जगह कोई ध्यान ना दे, उनको पैसिफिक में, यानी एक होता है ना मुलाजिम का किरदार होता है, एक कोई मुलाजिम कहते हैं कि ये मैनेजर है, कोई आप कहते हैं कि CEO है, कोई आप कहते हैं कि चपड़ासी है, कोई कहते हैं खानसामा है, हर एक के अपने रोल हैं। अब जो मोदी का रोल है वो फर्ज करें एक छोटे लेवल का जो भी रोल है, चपड़ासी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन चलें उसे बड़ा कर लें आप। कोई बात ये कि उसका रोल है पैसिफिक के अंदर, वो इंडो पैसिफिक अलाई। अच्छा, अब उनको कहा है वियतनाम में रहो, पैसिफिक में देखो, जापान ऑस्ट्रेलिया क्वाड बना के दे दिया तुम्हें आसियान में घुसा दिया, तो वो फिर सारा छोड़ के वो फिर इंडिया पाकिस्तान की तरफ आ जाता है। नहीं बलोचिस्तान, नहीं आजाद कश्मीर, नहीं यहाँ पे, मतलब वो एक होता है ना, उसका दिल इधर अटका हुआ है। बहुत अब मुसीबत है कि वहां जो कॉल आएगी जी कि अब क्या करो, तो वो यही कर सकते हैं कि जैसे हम पैसिफिक में सर कर रहे हैं, ये सीपैक को करते हैं गड़बड़, ये कश्मीर पे करते हैं ना सर, वो चाइना को तो जवाब नहीं दे सकते, ये सीपैक पे करते हैं, बलोचिस्तान में करते हैं, तो इधर ही करते हैं, खिदमत आपकी वजह ला रहे हैं। लेकिन वहां सर अभी जरा मुश्किल हो जाएगा खुल के चाइना के साथ। ये पाकिस्तान मतलब एक तीर से दो शिकार हम यहाँ पड़काते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारत के हालात आपको पता है, अंदरूनी क्या हालात हैं, कितनी उनकी तहरीकें चल रही हैं मुल्क में, कितनी तहरीकें चल रही हैं अलहदगी की। जी बहुत शुक्रिया नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।